नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता सुंदर भारत की दुनिया में चलेंगे। सच कहूं तो इस कविता में भारत की सुंदरता का ऐसा जबरदस्त वर्णन है ना कि पढ़कर ही मन खुश हो जाता है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कवि ने ऐसा क्या खास लिखा है इसमें। तो सबसे बड़ा सवाल, कवि ने आखिर भारत को स्वर्ग के बराबर क्यों कह दिया? कोई तो वजह होगी, है ना? असल में इस पूरी कविता में भारत की प्रकृति, यहाँ की ऋतुएं और हमारी मातृभूमि की महानता का इतना अद्भुत चित्रण है कि बस आज हम इसी रात से पर्दा उठाएंगे। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि कवि भारत की कल्पना एक देवी की तरह कैसे करते हैं। फिर हम प्रकृति के जीवंत चित्रण में खो जाएंगे। उसके बाद धरती पर स्वर्ग का अनुभव कैसा होता है ये समझेंगे। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिए कुछ खास सवाल जवाब की तैयारी भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत एक दिव्य कल्पना। यहां पर ना कवि भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक देवी के रूप में देखते हैं। बहुत मजेदार है ये। चलिए देखते हैं कि उन्होंने एक कल्पना की कैसे है। जरा इन पंक्तियों को सुनिए और महसूस करने की कोशिश कीजिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। वाह, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो आंखों के सामने एक जीती जागती तस्वीर बना रहे हैं। चलिए इस तस्वीर को और करीब से समझते हैं। तो पहला शब्द है नीलांबर परिधान। इसका मतलब क्या हुआ? नीलांबर मतलब नीला अंबर यानी हमारा आकाश, और परिधान मतलब कपड़े। तो कवि कल्पना कर रहे हैं कि ये जो विशाल नीला आसमान है ना, वो असल में भारत माता के सुंदर वस्त्र हैं। है ना कमाल की सोच? अच्छा, अब आता है हरित पट। हरित मतलब हरा भरा और पट का मतलब है कालीन या बिछौना। तो सोचिए, भारत की ये जो हरी भरी धरती है जिसमें खेत हैं, जंगल हैं, वो एक खूबसूरत हरे रंग के कालीन जैसी है जिस पर भारत माता विराजमान है। और अब ये देखिए, सूर्य चंद्र युग मुकुट। इसका मतलब कि सूरज और चांद ये दोनों भारत माता के मुकुट में जड़े हुए चमचमाते हीरे जवाहरात हैं। मतलब उनकी शान और भी बढ़ जाती है इससे। पूरी कल्पना ही कितनी भव्य है। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कवि प्रकृति में जान कैसे डाल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर चीज, हर तत्व कोई खास रोल दिया गया हो, एक खास किरदार। तो यहाँ कवि ने मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस किया है: नदियां, पक्षियों के झुंड जिन्हें खगवृंद कहा गया है, और बादल यानी पयोद। ये तीनों मिलकर इस पूरी तस्वीर को जिंदा कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नदियों की। कवि के लिए नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, नहीं, वो उन्हें प्रेम प्रवाह कहते हैं। मतलब प्यार की एक धारा जो इस धरती को सींचती है, उसे जीवन देती है। और ये जो पक्षियों के झुंड हैं यानी खगवृंद, इनके बारे में तो और भी मजेदार बात कही है। कवि इन्हें बंदीजन कहते हैं। बंदीजन मतलब जैसे पुराने जमाने में दरबार में चारण या भाट होते थे ना, जो राजा की तारीफ में गीत गाते थे, बिल्कुल वैसे ही ये पंछी अपनी चहचहाहट से भारत माता की कीर्ति गा रहे हैं। और आखिर में है बादल, जिन्हें कहा गया है पयोद। कवि कहते हैं कि ये बादल जब बरसते हैं ना, तो वो सिर्फ बारिश नहीं करते बल्कि भारत माता का अभिषेक करते हैं। जैसे हम मूर्तियों का पवित्र स्नान कराते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मतलब पूरी प्रकृति ही मातृभूमि की पूजा में लगी हुई है। अब तक तो हमने बाहरी सुंदरता की बात की। अब चलिए कविता की आत्मा में उतरते हैं, इसके गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ दिखने वाली सुंदरता की नहीं है, बात है मन की शांति की। कविता में एक बहुत ही गहरा शब्द इस्तेमाल हुआ है, भवमोक्ष। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनियादारी वाला जीवन यानी भव और आत्मा की शांति या मुक्ति यानी मोक्ष, ये दोनों ही चीजें हमें यहीं इसी मातृभूमि पर मिल जाती हैं। तो इसे थोड़ा और आसान करते हैं। भव मतलब क्या? हमारा ये रोज का जीवन, इसमें सुख भी है, दुख भी है, भाग दौड़ भी है। और मोक्ष क्या है? वो है एक गहरी शांति, सारी चिंताओं से आजादी। तो कवि ये कह रहे हैं कि भारत की धरती हमें ये दोनों ही अनुभव एक साथ देती है। और इस अनुभव को और भी खास कौन बनाता है? भारत की 6 ऋतुएं। जरा सोचिए, वसंत में जब फूल खिलते हैं, गर्मी में सूरज चमकता है, मॉनसून में जीवन देने वाली बारिश होती है, और फिर शरद, हेमंत और शिशिर की अपनी अलग ही शांति है। ये सब मिलकर इस धरती पर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो हमेशा बदलता रहता है और हमेशा सुंदर लगता है।
अच्छा, तो कविता की खूबसूरती तो हमने देख ली। अब आते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हमने समझा है ना, वो हमें अच्छे नंबर दिलाने में सीधा सीधा काम आएगा। तो एक बहुत कॉमन सवाल जो आ सकता है, इस काव्यांश में हरित पट किसे कहा गया है? याद है, हमने अभी अभी इस पर बात की थी। सोचिए जरा। इसका एकदम सटीक जवाब है भारत की हरी भरी धरती को, जिस पर खेत और जंगल फैले हुए हैं, उसी को हरित पट कहा गया है। बस इतना सा सीधा और साफ जवाब आपको पूरे नंबर दिलाएगा। पर्यायवाची शब्द भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो कुछ जरूरी शब्द देख लेते हैं। खग मतलब पक्षी या विहग, पयोद मतलब मेघ या बादल, और नदी को हम सरिता या तटनी भी कहते हैं। इनको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम ये सीखेंगे कि अगर कोई बड़ा यानी लॉन्ग आंसर वाला सवाल आ जाए तो उसे अच्छे से कैसे लिखना है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता है कि कवि ने भारत की तुलना स्वर्ग से क्यों की है, तो अपना जवाब इन पॉइंट्स के हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहले बताइए कि कैसे आकाश और धरती को दिव्य वस्त्र माना गया है। फिर सूर्य चंद्रमा को मुकुट के रत्न बताइए। इसके बाद प्रकृति वाली बात लिखिए। नदियां प्रेम बनकर बहती हैं, पक्षी यशोगान करते हैं और बादल अभिषेक करते हैं। और आखिर में 6 ऋतुओं की सुंदरता और भवमोक्ष वाले पॉइंट को जोड़कर अपना जवाब खत्म कर दीजिए। एक बेहतरीन जवाब तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के इस कविता का असली संदेश क्या है? यही कि भारत की धरती सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि वो हमें मन की शांति और जीवन का एक सच्चा अनुभव भी देती है। ये वो जगह है जहां प्रकृति और आत्मा एक हो जाते हैं। उम्मीद है इस चर्चा के बाद आप इस कविता को और भी गहराई से महसूस कर पाएंगे।